हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले एंगल किसे कहते हैं। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एंगल, आखिर एंगल किसे कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बचपन से तो हम लोग पढ़े थे कि कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल है, ये सब पढ़े थे, लेकिन ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया कि एंगल क्या होती है। तो पहले समझते हैं कि क्या होती है, कैसे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, उसके सिंबल क्या क्या होते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे हैव सेम एंड पॉइंट। एक एंगल का फॉर्मेशन तब होता है जब दो रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, या कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर वो दोनों एंड करता है, एक ही पॉइंट पर दोनों मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये रे क्या होती है। रे तो तीन टर्म आते हैं, तीन वर्ड आते हैं जिसको डिफाइन करना रहता है। एक होता है लाइन, दूसरा होता है हमारा रे, और तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन किसे कहते हैं, तो देखिए हम ऐसा ड्रॉ कर दिए, ये क्या हो गया, हमारा एक लाइन बन गया। लाइन उसे कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है, बट इसके लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती, कभी भी ये इसका कोई एक एंड पॉइंट रहेगी तब तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसका कोई एंड ही नहीं है। आप बोलेंगे कि ठीक है, मैं यहाँ पर स्केल रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहा हूँ, मैं बोलूंगी इसका एंड पॉइंट है ही नहीं, ये और इधर बढ़ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। फिर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम यहाँ तक मेजर कर लेते हैं, मैं बोलूंगी यहाँ तक बढ़ जाएगी, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते। दूसरा होता है रे। रे मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होती है, एक तरफ एंड पॉइंट होती है और दूसरी तरफ ये बढ़ती चली जाती है, इसी हम लोग कहते हैं रे। अब रे को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जैसे देखिए एक टॉर्च होता है, टॉर्च को हम लोग यहाँ से जलाते हैं, तो देखिए यहाँ से वो टॉर्च निकल, यहाँ से वो लाइट निकल रही है, लाइट के रे निकल रही है। अब वो दूर कहाँ तक जाएगी वो मुझे नहीं पता, बट वो निकल कहाँ रही है, यहीं से निकल रही है, मतलब उसका एंड पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहिए तो वो हमको पता है कि यहाँ से निकल रही है, बट एंड पॉइंट कहाँ है वो हमको नहीं पता। जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स रहती है उसी हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। मतलब जिसकी एक पॉइंट फिक्स रहती है, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहती है उसे हम लोग कहते हैं रे, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहती है। उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट, जिसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट दोनों फिक्स रहती है, मतलब कि ऐसा, इसके लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसके लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोली, यहाँ पर टू रे, मतलब कि रे ये वाला होगा, टू रे ड्रॉ कर देते हैं, टू रे हैव सेम एंड पॉइंट। अब हमको एक ऐसा रे, दो ऐसा रे ड्रॉ करना है जिसका दो एंड पॉइंट हो, सेम एंड पॉइंट हो, तो मैं ये एक रे ड्रॉ कर दी और दूसरा ये एक रे ड्रॉ कर दी। देखिए दोनों का एंड पॉइंट है सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट है और टू रे होना चाहिए, दोनों क्या है, रे है, तो एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा है द रे मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। अब देखिए ये जो है ना, ये जो है, ये या कहे ये जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर्म ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ द एंगल। एंगल का ये क्या होता है, आर्म होता है, और ये जो किनारा है ना, ये जो जहां पर एक पॉइंट पर दोनों रे मिली हुई, एक पॉइंट, उसी हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। पहला मैं क्या बताई कि दोनों का एंगल तब बनती है जब दो रे एक ही जगह आकर के मिलती है और उसका एंड पॉइंट जो है वो दोनों का एक ही होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर दो रे आकर के मिलती है और दोनों का एंड पॉइंट एक ही पॉइंट होती है, उसे हम लोग एक एंगल कहते हैं। और क्या बताएं मैं, और बताएं कि एंगल जो होता है उसका आर्म होता है, मतलब जो रे होती है ना रे, तो वो क्या बन जाती है, आर्म बन जाती है एंगल का। और क्या होता है, वो जो किनारा जहां पर एक पॉइंट पर आकर के बहुत सारे एंगल मिलते हैं, सॉरी एक पॉइंट पर आकर दो रे मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे साइन बॉल। तो देखिए एंगल को जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, एक एंगल का साइन बॉल है। और अगर लिखना रहता है तो एंगल्स लिखते हैं तो हम लोग इस तरीके से भी कर देते हैं, ये क्या हो गया, एंगल्स हो गया, और ऐसा है तो एंगल।
हम लोग लिख देते एंगल 30 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए सिंबल हो गया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे अब? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। पहला टाइप्स होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होती है? तो देखिए एक्यूट एंगल तब बनती है जब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखो एक लाइन है ये, इस पर एंगल का फॉर्मेशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लाइन बना दी, हम लोग को क्या चाहिए? एक रे चाहिए। तो अब देखिए इसके इस लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से एंगल का फॉर्मेशन होगा। सोचते हैं कि ये जो है यहां से मैं एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही हूँ। तो अब क्या बन गया यहाँ पर? देखिए ये क्या बन गया? अब ये जो डिस्टेंस है ये एक रे बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट आ गया जिसका नाम मैं रख देती हूँ O। पहला एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अभी ये जो लाइन है ये किस पर है? 0 डिग्री। अगर ये जो रे है ये भी अगर इसी लाइन के ऊपर में रहती तो क्या रहता? वो 0 डिग्री रहता। बोला गया कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री भी हो सकता है, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो कितना बन जाएगी? वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। और डिफिनेशन में समझे या एक स्टेटमेंट में समझे तो क्या कहते हैं कि मोर देन 0 डिग्री एंड लेसर देन 90 डिग्री। दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? अब देखिए ये रहने ही देते हैं। अब देखिए ये क्या है? अब सपोज कीजिए कि इधर से एंगल बन रही है, इस साइड से, इस डायरेक्शन से एंगल बन रही है। तो अब क्या होगा? 90 डिग्री। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, बट ये 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है। तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब इस तरफ क्या हो गया? 0 हो गया, इस तरफ आ गया 180 डिग्री। 0 मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री है, इससे बड़ा होना चाहिए, और क्या किससे छोटा होना चाहिए? 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि मोर देन 90 डिग्री बट लेसर देन 180 डिग्री, तब बनता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद थर्ड होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होती है? तो ये जो 90 डिग्री बन रही है ना, 90 डिग्री, इसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। आई थिंक इसे आप लोग बहुत ही पहले से समझ रहे होंगे, बट मुझे बताना है। मैं 7 तरीके के एंगल बताई हूँ, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे रिफ्लेक्स एंगल सब, तो वो सारा हम लोग इसमें समझेंगे। अभी तक हमने 3 तरह के एंगल समझ लिया कि राइट एंगल में ऐसा नहीं होता कि मोर देन इससे लेस देन इससे, सिर्फ और सिर्फ जो 90 डिग्री होती है उसे ही हम लोग कहते हैं राइट एंगल। एक भी डिग्री छोटा हो गया तो वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तब वो एक राइट एंगल नहीं रह पाएगा। ठीक है। इसके बाद फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होती है? एक बस लाइन बना दो, ये क्या है? ये एक लाइन है, ये कितना डिग्री का एंगल है? बस यहाँ पर एक पॉइंट मैं सेंटर डाल देती हूँ, यहाँ पर एक, ये 0। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री। ये कितना है? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है ना, बस एक स्ट्रेट एंगल बन गई। कितना होना चाहिए? 0 to 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पर रहेगी तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री ही होगी, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर होता है, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है? रिफ्लेक्स एंगल में कहते हैं कि 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, बट 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही हूँ, अब क्या है? ये एक
180 डिग्री यहाँ पर जा रही है, बट मैं क्या कर रही हूँ, इसे 180 डिग्री से ज्यादा बनाई है। सपोज करती हूँ कि ये कितना होगा हमारा 250 लेती हूँ, 250 डिग्री का ये एंगल बनाई हूँ मैं। अब देखिए ये 250 डिग्री का जो ये एंगल है, ये क्या है 180 डिग्री से बड़ा है, बट 360 डिग्री से छोटा है। तो ये कौन सा एंगल बन गया, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल याद रखिएगा, आई थिंक ये आप लोग के लिए एक न्यू वर्ड होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है। मोर देन 180 डिग्री बट लेसर देन 360 डिग्री। जैसा ये एक्यूट ऑब्ट्यूज है ना, वैसा ये भी होता है। फिफ्थ के बाद अब हमारा सिक्स्थ नंबर जो एंगल होती है, वो एंगल होता है हमारा जीरो एंगल। जीरो एंगल। और सेवंथ नंबर होती है हमारा कंप्लीट एंगल। अब जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। दोनों में कहा जाए तो बहुत बड़ी डिफरेंस है, ना कहे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ये एक लाइन है, एक रे है। अब क्या कर रहे हैं हम, हमको पता करना है कि कंप्लीट एंगल कैसे होता है और जीरो एंगल कैसे होता है। देखिए जीरो मतलब क्या, कि हम जिस जगह पर हैं उसी जगह पर खड़े हैं। इसको जीरो और कंप्लीट एंगल को समझने के लिए एक छोटा सा टर्म आपको समझना है। आई थिंक आप लोग डिस्टेंस तो समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ जिसे हम लोग ट्रेवल किए होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस दोनों के बीच में कितना होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर हमारा डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब कि ये देखिए ये एक रे, यहाँ पर दूसरा वापस से एक ही रे है, मतलब कि जीरो पर है। अब बढ़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे गाड़ी रुकी हुई रहती है तो उसका स्पीड जीरो पर रहता है, बट जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं, उसका स्पीड बढ़ता है और ऊपर चला जाता है। अभी देखिए ये क्या है, जीरो पर है, रुकी हुई है, रेस्ट में है, ये कोई कुछ भी इसमें हरकत नहीं है। तो इसमें क्या है, ये अभी ये कितना डिग्री का एंगल हुआ, ये हमारा हुआ 0 डिग्री का एंगल, जीरो एंगल। ये मतलब कि कुछ भी मूवमेंट किया ही नहीं है, जैसा था वैसा ही है। अब क्या किए, मैं आई और इसको पूरा 360 पर घुमा दी, मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल बनवा दी ऐसे करके। ये जो रे था यहाँ पर, ये वापस ऐसे करके घूम के आया और वापस उसी जगह पर चला गया। अभी भी वो जीरो वाले पोजीशन पर ही है, लेकिन अब इसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्यों कहेंगे, क्योंकि एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है, मतलब एक सर्कल बनाया है जो कि 360 डिग्री का होता है। तो देखिए अगर वो उसी जगह पर रहेगी, नहीं हिलेगी, तो उसे हम लोग जीरो एंगल कहेंगे। बट अगर वो एक कंप्लीट सर्कल करके आएगी और फिर भी उसी जगह पर रहेगी, तब हम लोग उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।